अपभ्रंश से हिंदी साहित्य के मध्य के सोपान, एक मौलिक और अति लघु सर्वेक्षण। आद्य दिवाकर और दिनेश के उत्तरायण या मकर राशि में संक्रमण या प्रवेश के सप्ताहांत के शुभ मुहूर्त पर राजभाषा राष्ट्रभाषा के अपभ्रंश से स्नेह स्नेह मंद मंद मंथर गति से संक्रमण या प्रवेश का भी सर्वेक्षण करेंगे, जो अत्यंत रोमांचकारी और औत्सुक्य का विषय और क्षण दोनों है। विद्वानों ने सर्वमत से निर्विवाद रूप में यह घोषणा की है, शंखनाद किया है कि अपभ्रंश हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि है, अंग एकदम और कदापि नहीं। अपभ्रंश रूपी केचुली को छोड़कर हिंदी नए कलेवर में प्रकट हुई। बौद्ध गम्यता के दृष्टिकोण से इसके स्वरूप को सूत्रात्मक चित्रात्मक शैली में इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अपभ्रंश, दूसरा सिद्ध साहित्य, तीसरा अवहट्ट, चौथा नाथ साहित्य, पांचवा जैन साहित्य, छठा रासो या चारण साहित्य, सातवां लौकिक साहित्य, विद्यापति खुसरो आदि। पहला प्राकृत प्लस अपभ्रंश बराबर प्राकृताभास हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृत नामक साहित्यिक भाषा में अपभ्रंश देसी भाषा, ग्रामीण या लोक भाषा की प्रभाव वाली या बोलबाला वाली भाषा को प्राकृत का आभास देने वाली या झलक देने वाली हिंदी भाषा कहा है, जबकि हमारे दृष्टिकोण से प्राकृत प्लस अपभ्रंश बराबर अपभ्रंश यह प्राकृत परिवेष्टित अपभ्रंश भाषा है। फिर भी इसे सर्व प्रारंभिक हिंदी, प्राकृत का आभास देने वाली प्रथम हिंदी का दर्जा प्राप्त है। दूसरा अपभ्रंश प्लस सीधों की तत्समयुक्त देसी ग्रामीण भाषा बराबर पूर्ववर्ती अपभ्रंश, पूर्ववर्ती पुरानी हिंदी या पुरानी हिंदी प्रथम। गुलेरी जी, राहुल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे तत्सम युक्त मिश्रित देसी भाषा सिद्धों द्वारा प्रयुक्त को पुरानी हिंदी पूर्ववर्ती अपभ्रंश कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी एक दो स्थलों पर सिद्धों की देसी भाषा या ग्रामीण भाषा तथा अपभ्रंश के मिश्रित रूप को पुरानी हिंदी कहते नजर आए हैं। तीसरा अपभ्रंश प्लस अवहट्ट देसी भाषा। परवर्ती अपभ्रंश पुरानी हिंदी द्वितीय या मैथिली कोकिल विद्यापति के मिथिला अंचल की भाषा है। इसके पूर्व के विस्तार में ज्योतिषवर ठाकुर आदि की भाषा है। इसकी अवधि 700 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है। 1000 ईस्वी के बाद विद्यापति का शुभ पदार्पण होता है। स्थान के आधार पर इसका विभाजन इस प्रकार है। पूर्वी अपभ्रंश प्रथम सोपान क सिद्ध सरहपा कढ़पा आदि 84 सिद्ध तत्कालीन बंगाल, असम और पूर्वी बिहार के पाल वंश के शासन में। द्वितीय सोपान अवहट्ठ विद्यापति, ज्योतिषवर ठाकुर आदि मिथिलांचल के अवहट्ठ नामक देसी अपभ्रंश भाषा में साहित्य सृजन कर रहे थे। इसके मागधी अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। चौथा ख नाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन आदि हैं। इनका स्थान असम, बंगाल आदि पूर्वी क्षेत्र है। पंजाब में भी इनका निवास स्थान रहा। पांचवा ब पश्चिमी अपभ्रंश। इसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, योगेंद्र मुनि, मुनिराम सिंह, अब्दुल रहमान आदि आते हैं। गुजरात के राष्ट्रकूट शासन में बाद में चलकर सोलंकी के चालुक्य वंश के शासन में अपभ्रंश की समृद्धि हुई। यह सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से विद्वानों के मध्य सुप्रतिष्ठित है। छठा रासो या चारण साहित्य हिंदी साहित्य। दरबारी कवि स्व राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे। इनके स्थान राजस्थान आसपास के तथा अन्य क्षेत्र हैं। कवियों में चंदवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जगनीक का परमाल रासो, नरपतनाल का विशलदेव रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश और मधुकर का जसमयंक चंद्रिका आदि सर्व प्रमुख हैं। भाषा डिंगल है, जो राजस्थानी साहित्यिक व बोलचाल की भाषा है। सातवां लौकिक साहित्य। इसमें फुटकर कविताएं लिखी गई जो जनता के मनोरंजन हेतु थी। इसमें विद्यापति, खुसरो स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। ये रही अपभ्रंश से लौकिक हिंदी साहित्य तक के समग्र सोपानों के क्रमिक रूप या गागर में सागर भर देने वाली कहावत। भावी कड़ी में क्रमिक रूप से इसके एक एक कलेवर को पढ़ेंगे। इति शुभम।